नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनपीआर के डाटाबेस को असम के अलावा पूरे देश में अपडेट किए जाने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा कि जन्म, मृत्यु और पलायन के कारण होने वाले बदलावों को शामिल करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है और इसके लिए सभी परिवारों और लोगों की जानकारियों को इकट्ठा किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से एनपीआर को अपडेट करने का काम रोकना पड़ा था। मंत्रालय के मुताबिक एनपीआर को लोग खुद भी अपडेट कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अपडेशन के दौरान किसी भी तरह के दस्तावेज या बायोमेट्रिक्स को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 3,941 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर दिया है। बता दें, एनपीआर को साल 2010 में पहली बार तैयार किया गया था और 2015 में इसे अपडेट किया गया था। तब इसका कई विपक्षी दलों ने विरोध किया था और कहा था ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी बनाने की दिशा में एक कदम है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि इसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के देगलूर में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे से शुरू हुई। सोमवार रात को यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका जोरदार स्वागत किया। राहुल समेत यात्रा में शामिल सभी लोगों ने हाथ में मशाल ली हुई थी और आगे बढ़ रहे थे। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का सफर तय करते हुए महाराष्ट्र पहुंची है। ये यात्रा कुल 3,570 किलोमीटर की है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने खड़े होकर महाराष्ट्र में इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। एनसीपी के मुखिया शरद पवार और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे दल के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में यह यात्रा 14 दिन तक रहेगी। यात्रा 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों को कवर करेगी और राज्य में 381 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हिमाचल प्रदेश में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल के टिकट कटने को लेकर काफी नाराजगी बताई जा रही है। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला मेरा था। मैं चाहता हूं कि किसी दूसरे आदमी को मौका मिले। मेरी सीट पर आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन को मौका मिला है जो पार्टी का वफादार कार्यकर्ता भी हैं। इस मामले पर धूमल ने कहा कि जो बीत गई सो बात गई, अब हमें आगे पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं जब बीजेपी में बगावत पर उतर आए नेताओं को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए ये माना कि बीजेपी में बगावत अधिक है। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही कहा कि यहाँ ज़्यादा सफलता के मौके होते हैं, वहीं अधिक लोग होते हैं और बगावत होती है। धूमल ने कहा कि पार्टी में एक सीट से टिकट की दावेदारी करने वाले कई सारे लोग होते हैं, लेकिन टिकट एक ही आदमी को मिलता है। पार्टी से लोग जब बगावत करते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी को नुकसान तो होता ही है। चाहे एक वोट भी कम हुआ हो तो पार्टी को नुकसान होता है और कार्यकर्ता जाता है तो ज्यादा वोट लेके जाता है। आज नोटबंदी के पूरे 6 साल हो चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौरव वल्लभ ने कहा कि 8 नवंबर 2016 का दिन सबको याद होगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के फैसले की 6ठी बरसी है। नोटबंदी के 50 दिन के बाद आज तक सरकार ने नोटबंदी का नाम तक नहीं लिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड लूट 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के माध्यम से सरकार ने की थी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में अर्थव्यवस्था में जो कैश इन सर्कुलेशन है वो 72% बढ़ा है। 2016 में अर्थव्यवस्था में कैश सर्कुलेशन 17.97 लाख करोड़ था, जो आज 30.88 लाख करोड़ हो चुका है। कैशलेस से लेस कैश होते होते कैश सर्कुलेशन 72% बढ़ गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि नोटबंदी पर सरकार के सभी दावे धराशायी हो गए। काला धन कम नहीं हुआ। स्विस बैंक में भारतीयों का धन 14 साल के उच्चतम स्तर पर। फेक करेंसी भी कम नहीं हुई। आरबीआई की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 500 के नकली नोटों में 102% की बढ़त हुई। वहीं 2000 के नकली नोटों में 55% की बढ़त हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले से संबंधित मामले में आज कोर्ट का आदेश आना था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले आदि विश्वेश्वर महादेव के कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना करने की मांग पर सुनवाई होनी थी, जो टाल दी गई, यानी आज आदेश आना था। इस मामले में सिविल जज की अदालत ने 27 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 नवंबर निर्धारित की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उनको बधाई देने उनके घर पहुंचे। आडवाणी 95 साल के हो चुके हैं। वहीं पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। बैठक की कुछ तस्वीरें ट्विटर पर साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि श्री आडवाणी का भारत के विकास में योगदान अविस्मरणीय है। उनकी दूरदृष्टि और बुद्धि के लिए पूरे भारत में उनका सम्मान किया जाता है। भाजपा को बनाने और मजबूत करने में उनकी भूमिका अद्वितीय है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश लक्ष्मण राव जारकीहोली के हिंदू शब्द को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि हिंदू धर्म जीवन का एक तरीका है और एक सभ्यतागत वास्तविकता है। कांग्रेस ने एक ऐसे देश का निर्माण किया है जहां हर धर्म आस्था और आस्था का सम्मान होता है। यही भारत का सार है। सुरजेवाला ने कहा कि सतीश जारकीहोली का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और खारिज करने योग्य है। हम इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। बता दें, जारकीहोली ने एक बयान में कहा था कि हिंदू शब्द का अर्थ शर्मनाक है और इसका मूल भारत में नहीं है, ये फारसी शब्द है। उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या ये हमारा है? ये ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के क्षेत्र से आने वाला फारसी शब्द है। हिंदू शब्द का भारत से क्या संबंध है? फिर आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जारकीहोली ने यह बयान रविवार को बेलगाम जिले में मानव बंधुत्व वेदिके की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश लक्ष्मण राव जारकीहोली के हिंदू शब्द को लेकर दिए गए बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि शिवराज पाटिल के बाद अब कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली हिंदुओं को भड़काते और उनका अपमान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हिंदू शब्द का मतलब बहुत ही गंदा है, ये संयोग नहीं, वोट का प्रयोग है। हिंदू आतंक से लेकर राम मंदिर के विरोध तक, गीता को जिहाद से जोड़ने तक। वहीं विवाद बढ़ने के बाद जारकीहोली ने कहा कि मैंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं। ये फारसी शब्द कैसे आया, इसके बारे में सैकड़ों रिकॉर्ड है। इसका उल्लेख स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, डॉक्टर जीएस पाटिल की पुस्तक वसभ भारत और बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार में किया गया है। ये सिर्फ 3-4 उदाहरण हैं। विकिपीडिया या किसी भी वेबसाइट पर ऐसे कई लेख उपलब्ध हैं, कृपया उसे पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई ने कहा है एफआईआर में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, गृहमंत्री राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के महानिदेशक मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम नहीं है, इसलिए वो इस एफआईआर को पूरी तरह खारिज करते हैं। बताना होगा कि इमरान खान ने उन पर हुए हमले के लिए इन तीनों ही लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। इमरान खान पर 3 नवंबर को लाहौर से इस्लामाबाद तक निकाले जा रहे हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान वजीराबाद में हमला हुआ था, लेकिन इस हमले की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। इसे लेकर जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि अगर पंजाब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करेगा। इसके बाद पंजाब पुलिस की ओर से सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर आतंकवाद के आरोपों को लेकर दर्ज की गई है और इसमें नावीद नाम के शख्स को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।